हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आने वाला है, तो आपकी प्लानिंग जो आपने बनाई है वो अच्छे से आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी, लास्ट ईयर्स पेपर्स को भी सोल्व करना होगा, जो आपकी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसी बात को सोचते हुए हम आपके लिए लास्ट ईयर्स के पेपर्स को सोल्व कराने वाले हैं, और वो भी केवल की ही नहीं, विद एक्सप्लेनेशन। मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन में से भी आपके कई क्वेश्चन निकलेंगे। हम ऐसे नहीं कराएंगे कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर दे दिया है बस, वो तो आप कहीं से भी रट लेंगे आंसर, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। वन क्वेश्चन भी आपको कम से कम 4 क्वेश्चन दे के जाएगा, तो उसी साथ साथ आपकी और स्टडी बेहतर बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज मैं जो लेकर आया हूँ पेपर लास्ट ईयर्स में, तो टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पेपर मैं आपको आज सोल्व कराने वाला हूँ। टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पेपर, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो राइबोसोम्स हैं उनको, उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाने वाला इन गिवन ऑप्शन में से कौन है। मतलब वो सीधी सी बात पूछ रहा है आपसे कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। राइबोसोम्स की जो संरचना है, अगर हिंदी में बात करें, आप दोनों स्ट्रीम के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। जो हिंदी स्ट्रीम से बच्चे हैं वो साइड में हिंदी में क्वेश्चन लिखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और एक साइड में इंग्लिश में लिखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो इंग्लिश स्ट्रीम से हैं, तो दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। राइबोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो किन से बनी हुई है। तो आंसर बताने से पहले एक बात सोच लीजिए पहले कि राइबोसोम्स होते क्या है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो एक्चुअली प्रोटीन फैक्ट्रीज़ कहलाते हैं। उनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि वो साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और राइबोसोम्स को बनाने का साइट कौन है? न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर डेंस मटेरियल एक्युमुलेशन होता है, जहाँ पर आरएनए सिंथेसाइज होती है डीएनए से। अबाउट 5 to 10% डीएनए उसमें रहता है, और उस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए का फॉर्मेशन होता है। वो आरएनए जब प्रोटीन से मिल जाता है तो दोनों मिलकर एक कंपोजिट फॉर्म बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं, उसी को हम राइबोसोम्स कहते हैं। और वो राइबोसोमल यूनिट्स जो है फिर साइटोप्लाज्म में आ जाती है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, और वहाँ पर जाकर वो प्रोटीन के सिंथेसिस की मशीनरी का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो किन से बने हैं, तो उनकी फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। क्या? आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये आंसर इसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पोलिटीन क्रोमोसोम्स इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। जो पोलिटीन क्रोमोसोम्स होते हैं वो लार्जर क्रोमोसोम होते हैं। इनसे भी बड़े क्रोमोसोम कौन माने जाते हैं? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? पोलिटीन क्रोमोसोम के बारे में पूछा गया है कि उनको सबसे पहले किस गिवन ऑप्शन में से, जो इंसेक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए हैं,
कि इनमें से किस इंसेक्ट या एनिमल के अंदर सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया गया है। तो सुन लीजिए बात को, जो पोलिटिन क्रोमोजोम्स हैं उनको सबसे पहले बलबियानी ने, एक साइंटिस्ट का नाम था बलबियानी, उन्होंने एक लार्वा के अंदर इसको देखा। उस लार्वा का नाम था कीरोनोमस लार्वा। क्या नाम था? कीरोनोमस लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला। उसमें देखा गया सबसे पहले, और बाद में फिर सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मैनी इंसेक्ट्स लार्वे में भी इसको देखा गया है। बहुत सारे इंसेक्ट्स के लार्वा में इसको देखा गया है सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, लेकिन इनिशियली सबसे पहले ऑब्जर्व किस में किया गया है? ड्रोसोफिला में किया गया है। और ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ड्रोसोफिला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस। क्वेश्चन ये कहता है कि जो टेस्टिस है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन है, और मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में से स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो कहानी ये है कि टेस्टिस के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो एडजेसेंट होती है, किनसे? जो एडजेसेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, और उन स्पेसिफिक सेल्स को लीडिंग सेल्स कहते हैं। वो लीडिंग सेल्स, जो टेस्टिस की लीडिंग सेल्स है, वो प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को, और एक हार्मोन और बनाती है, उसका नाम है एंड्रोजन। तो इन दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले लुटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी एलएच हार्मोन के कंट्रोल में काम करते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस है, तो टेस्टोस्टेरोन इनमें से सही आंसर हमारा है। तो जो ऑप्शन है आपका वो क्या राइट हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन आंसर राइट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंसेस आर। जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की जो आइसलेट सेल्स है वो गिवन ऑप्शन में से किन में प्रेजेंट होगी? तो ऑप्शंस दिए हैं, मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड्स, स्पेशलाइज्ड एरियाज इन पिट्यूटरी, स्मॉल ट्यूबुल्स इन किडनीज, डक्टलेस ग्लैंड्स इन पेनक्रियाज। तो ध्यान देंगे आप। इन बातों को जानने से पहले, इसका आंसर कलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनेंगे। बेसिकली जो लैंगरहैंस है, लैंगरहैंस आर क्लस्टर्स ऑफ पैनक्रिएटिक सेल्स। ये पैनक्रिएटिक सेल्स के क्लस्टर्स हुआ करते हैं। और सबसे पहले इस बात को किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पॉल लैंगरहैंस। उन्हीं के नाम से इन सेल्स का नाम पड़ा लैंगरहैंस सेल्स या लैंगरहैंस आइसलेट्स। तो 1869 में डॉक्टर पॉल लैंगरहैंस ने इनको डिस्कवर किया। तो ये जो सेल्स है ये भी डिफरेंट कैटेगरीज की सेल्स होती है। जो लैंगरहैंस आइसलेट्स की सेल्स की बातें हम कर रहे हैं, ये डिफरेंट कैटेगरी की सेल्स होती है, जैसे अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन एंड पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स। और इनके स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं रेस्पेक्टिवली एज ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और ग्रेलिन एंड पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स रेस्पेक्टिवली। ये जो आइसलेट सेल्स है, जो मैंने अभी इनके नाम दिए हैं, ये आइसलेट सेल्स मुश्किल से 2% पार्ट बनाती है अडल्ट पैनक्रिएटिक मास का, जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज कहलाता है। बट अगर मैं एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की बात करूं तो बना होता है किनसे? एकाइनर एंड डक्टल एपिथेलियल सेल से बना होता है, जो लगभग 98% पार्ट बनाने का काम करता है। किसका? अडल्ट पैनक्रिएटिक मास का। तो क्वेश्चन क्या है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्या फोर्थ ऑप्शन क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स इन पेनक्रियाज। तो ये आंसर आपका सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन गिवन है क्या, ऑप्शन गिवन क्या है, एंड्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल सेक्स हार्मोन ही है, एस्ट्राडियोल भी फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो अब ऐसे में क्या आंसर लगाए, प्रोजेस्टेरोन भी सही है, एस्ट्राडियोल भी सही है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो मेजर फीमेल हार्मोन है, मैंने ये नहीं कहा है कि प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन नहीं है, डेफिनेटली है। तो ऐसे में जो मोर क्लोज आंसर होता है, जो जिसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस पर रखेंगे, तो जो मेजर फीमेल हार्मोन है जो ओवरीज से निकलता है और कुछ स्मॉल अमाउंट एड्रिनल ग्लैंड से और फैट सेल से भी निकलती है इस हार्मोन की, वो एस्ट्राडियोल है। तो एस्ट्राडियोल का ही देखिए, एस्ट्राडियोल का बहुत बड़ा रोल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रोजेस्टेरोन भी एक मेन इम्पोर्टेंट हार्मोन है, सेक्स हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं बॉडी वेट को, हेयर की ग्रोथ को, बोन्स को एंड मसल्स ग्रोथ को। एक्चुअली क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो 3 मेजर एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एस्ट्राडियोल, एस्ट्रोन एंड एस्ट्रियोल। दोबारा सुनिए, 3 मेजर एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्राडियोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल। तो ऐसे में हमें जो आंसर देना होगा वो एस्ट्राडियोल को आंसर देना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा, क्या होगा, एस्ट्राडियोल आंसर राइट होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्रिस्टी हेल्प्स इन। अब क्रिस्टी क्या होता है जान लो पहले। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी को सिंथेसाइज करने का काम करता है, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो क्रिस्टी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग मॉडिफिकेशंस है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उन्हीं प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि क्रिस्टी किस में हेल्प कर रही है। तो क्रिस्टी किसका मॉडिफिकेशन है, इनर मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं उसमें। तो क्या होता है, किसको प्रमोट करता है, किसको हेल्प करता है, वो रेस्पिरेशन को हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका राइट हो जाएगा। सेकंड आंसर क्या है, रेस्पिरेशन। तो हम रेस्पिरेशन को टिक करेंगे, हमारा रेस्पिरेशन आंसर राइट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन है। और 7th क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लिवर फ्लूक है उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में जो स्टेजेस है उन स्टेजेस में से एक स्पेसिफिक लार्वा है जो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। तो उस लार्वा का यहाँ पर नाम बताना है, कौन से टाइप का या स्टेज का लार्वा इन्फेक्ट करता है किसको, प्राइमरी होस्ट को। प्राइमरी आप जानते हैं कि लिवर फ्लूक का जो प्राइमरी होस्ट है वो शीप है और जो सेकेंडरी होस्ट है वो स्नेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है कौन कौन से, रेडिया, सर्केरिया, मिरासीडियम और रैबिडेटिफॉर्म लार्वा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वैसे तो कई स्टेजेस होती है लार्वा की लिवर फ्लूक की लाइफ हिस्ट्री में, लेकिन जो एक्चुअली में इन्फेक्ट करता है प्राइमरी होस्ट को यानी शीप को, वो कौन सा लार्वा है, मेटासर्केरिया है। लेकिन मेटासर्केरिया ऑप्शन में गिवन नहीं है, मेटासर्केरिया ऑप्शन में गिवन नहीं है। लेकिन मेटासर्केरिया की जो प्रिमिटिव फॉर्म है वो सर्केरिया फॉर्म है। तो ऐसे में हमें किसको आंसराइज करना होगा, हमें सर्केरिया को आंसर देना होगा।
तो आंसर क्या लगाएंगे, सर्केरिया आंसर ठीक हो जाएगा आपका। एक थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया है मीरासीडियम। ये जो मीरासीडियम लार्वा का नाम दिया हुआ है ना, हमने ये नहीं बोला है कि इसकी लाइफ हिस्ट्री में ये वाला लार्वा नहीं होता तो ज़रूर है, लेकिन ये प्राइमरी होस्ट शीप को इन्फेक्ट ना करके किसको इन्फेक्ट करता है, ये सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, जिसका नाम है स्नेल। तो ये स्नेल को इन्फेक्ट करने वाला लार्वा है, तो इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। आंसर सही क्या हो जाएगा, सर्केरिया आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम उसी को ही यहाँ पर करेक्ट मानेंगे, सर्केरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइसेक्सुअल एनिमल। क्वेश्चन ये कहता है कि जो भी ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, उन गिवन ऑप्शन में से कोई एक ऐसा एनिमल भी है जो बाइसेक्सुअल है। तो उस ऑप्शन को आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, लीच है, देन एस्केरिस है, हनी बी है, हाउस फ्लाई है। तो आप जानते हैं कि लीच जो है बाइसेक्सुअल एनिमल है और बाकी सभी क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। मेल एस्केरिस अलग है, फीमेल एस्केरिस अलग है ना। हनी बी में भी मेल अलग होता है जिसको हम ड्रोन कहते हैं, और फीमेल में 2 कैटेगरी होती है, क्वीन होती है और वर्कर होती है। जो ड्रोन बनते हैं वो मेल वो विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं, उन्हीं को हम ड्रोन कहते हैं। और हाउस फ्लाई में भी मेल अलग होता है कैटेगरी, फीमेल अलग होती है। तो कहने का मतलब होता है ओनली वन ऑप्शन हमारा है इनमें से कौन सा, लीच, जो करेक्ट होगा। तो लीच बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बोथ सेक्स ऑर्गन्स फाउंड इनटू द सेम एनिमल, दैट इज़ अ लीच। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेस्टिस अकर इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट्स। जो अर्थवर्म है जिसको हिंदी में हम केचुआ कहते हैं, तो केचुए के जो केचुए में टेस्टिस होते हैं, आप जानते हैं कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है क्योंकि ये एनालिड्स में होता है। तो ये एनालिड्स होने की वजह से सेगमेंटेशन बॉडी है। तो कौन कौन से सेगमेंट में टेस्टिस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 9th है हमारा, वो ये कह रहा है कि अर्थवर्म में किस सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, अर्थवर्म के अंदर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं और वो 10th और 11th सेगमेंट में होते हैं, यानी 1 पेयर 10th में होगा और 1 पेयर 11th में होगा। तो ऐसे करके 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय। मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय। कॉकरोच का जो मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो किससे कंट्रोल होता है, मेनली कौन उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो जुवेनाइल हार्मोन से कंट्रोल होता है। कॉकरोच के अंदर मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो जुवेनाइल हार्मोन से कंट्रोल होता है। और ये जो जुवेनाइल हार्मोन है वो सिक्रीट होता है किससे, कॉर्पोरा एलाटा से सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है, कॉर्पोरा एलाटा से सिक्रीट होता है। कौन, जुवेनाइल हार्मोन। तो ये जो कॉर्पोरा एलाटा है, यंग लार्वल स्टेज जो स्टेज होती है, जो यंग लार्वल स्टेज है, उसमें स्मॉल ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा एलाटा। तो उसी से सिक्रेट होता है जुवेनाइल हार्मोन जो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्पोरा एलाटा, 3rd ऑप्शन हमारा राइट होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन है और 11th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लोयन इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड। यानी जो नीचे गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें लोयन को प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसमें लोयन को बचा के रखा गया है, उनके लिए फिजिबल कंडीशन प्रोवाइड करा दी गई है। तो एक नेशनल, इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है वो आपको बताना है। तो
एक दिया है दुधवा, काजीरंगा, कॉर्बेट एंड गिर। तो इनमें से जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है उसमें लोयन को जो है प्रिजर्व करके रखा गया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कहाँ है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात स्टेट में है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा? हमारा आंसर राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, गिर गुजरात में है हम बता रहे हैं। तो बाकी ऑप्शन जो दिए हैं वो सही नहीं है, लेकिन उनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। दुधवा दिया है जो वो यूपी में है, लखीमपुर खीरी है उसमें है, उस डिस्ट्रिक्ट में दुधवा नेशनल पार्क उसे कहते हैं। और टाइगर रिजर्व के लिए है वो उत्तर प्रदेश में। जो काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क वो वन हॉर्न राइनोसिरोस के लिए है माना जाता है ज़्यादा। और असम स्टेट में है काजीरंगा नेशनल पार्क। किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न, एक सींग वाला वन हॉर्न राइनोसिरोस असम स्टेट में है तो उसके लिए फेमस है। जो कॉर्बेट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट किसमें, कहाँ पर? इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। और इसको ये जो इस्टेब्लिश हुआ था बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गया था 1936 में। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये इंडिया में सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है। 1936 में ये इस्टेब्लिश हुआ है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के लिए फेमस है कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें होप है कि आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो समझ आ रहे होंगे और आपको ये बहुत आपकी तैयारी को ये बहुत अच्छा बनाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। जो FSH हार्मोन है उसको बनाने वाला कौन है? कौन उसको बनाता है? क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया है हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, ये जो FSH हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे रिलीज या प्रोड्यूस होता है कौन? FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बातें करें तो एंटीरियर की बातें थी, अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बातें करें तो उससे निकलने वाले हार्मोन जो होता है, आपने नाम सुना होगा वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसको हम ADH हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज़ कर देता है किसको? वाटर के एक्सक्रीशन को। कहाँ से? किडनी द्वारा। बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट्स। समझें? तो बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एक और दूसरा हार्मोन और निकलता है इसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही। एक तो मैंने बताया वैसोप्रेसिन, इसको हम ADH भी कहते हैं। एक दूसरे वाला हार्मोन और रिलीज होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। बड़ा फेमस हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन करता है वोम को यानी यूट्रस को, यानी फीमेल में। जो फीमेल है, वुमेन है, उसके वोम या यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। किस दौरान? चाइल्ड बर्थ के दौरान और लैक्टेशन के दौरान। तो बड़ा पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन फीमेल्स में। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स को स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो दो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर साइड से। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? FSH। तो FSH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट आउट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर राइट हो जाएगा। समझें? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं ऊपर की ओर भी। तो पोस्टीरियर के बारे में बता दिया मैंने, एंटीरियर के बारे में बता दिया है। हाइपोथैलेमस
के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेन का पार्ट है। एक स्मॉल सेंट्रल रीजन है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, एक स्मॉल सेंट्रल रीजन होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, और ये एक लिंक स्ट्रक्चर है बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम लिंक कहते हैं बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होम्योस्टेसिस होता है। क्या होता है? होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी, मतलब रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। जो इमोशंस होते हैं, जो स्लीपिंग साइकिल्स होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ तक कि जो हार्ट रेट होती है, उनको भी ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। समझे हैं? तो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का। तो आपको और भी अच्छे से पता होगा कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में और इम्यून रेस्पॉन्स में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और किसी साथ मिलकर मदद करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर मदद करते हैं कुछ अलग सर्टेन स्टेरॉइड्स को रिलीज करने के लिए। जैसे नाम सुना होगा आपने, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाइपोथैलेमस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, है ना। ये ब्रेन का एक स्मॉल सेंट्रल रीजन होता है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से पहले, कंबाइन होने से पहले, है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल में पहले क्या बनाता है, किस में कन्वर्ट होता है पहले, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करने से पहले ही वो पहले किस में कन्वर्जन होता है उसका, ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो पायरुविक एसिड है ये किसका हिस्सा है? आपने सुना होगा एक नाम, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है? बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन किस में होता है? पायरुविक एसिड में होता है। और पायरुविक एसिड क्या है? वो कार्बन 3 कंटेनिंग कंपाउंड है। और ये जो प्रोसेस मैंने बताई है ग्लाइकोलाइसिस, इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एम्बडन मेयरहोफ पारानेस पाथवे, इसको हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। ये जो ईएमपी पाथवे होता है या ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो कमाल की बात यह है कि ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरुविक एसिड बनता है। ये पायरुविक एसिड यूकैरियोटिक सिस्टम में जब ये हो रहा होता है तो अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में एंटर कर लेता है, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले क्या करता है? एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होकर? डी कार्बोक्सिलेशन होकर और डिहाइड्रोजीनेशन होकर। डी कार्बोक्सिल यानी CO2 भी निकलेगा और NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे कहते हैं डिहाइड्रोजीनेशन। और जब CO2 यहाँ से निकलेगा उसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसका मतलब एक कार्बन कम हो गया है, किसमें से? पायरुविक एसिड के 3 कार्बन एटम में से एक कार्बन कम हो गया है। तो हमारे पास क्या बचा? कार्बन 2 कंटेनिंग कंपाउंड बचा। वो कौन सा कंपाउंड बना? एसिटाइल को एंजाइम बना। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा? एसिटाइल को एंजाइम आंसर राइट हो जाएगा। तो इसी को हम टिक करेंगे, इसी को हम टिक करेंगे, एसिटाइल को एंजाइम। समझे? तो लैक्टिक एसिड जो दिया है ऊपर ऑप्शन, वो क्या है? वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में है। वो जैसे आपने सुना होगा जब मिल्क से कर्ड बनता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में और लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। वो टोटली एनएरोबिक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, ठीक है ना। जो बाकी और दिए हैं यहाँ पर, ये एसिटो एसिटिक एसिड, जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो तब ये एसिटो एसिटिक एसिड बनता है और फिर बाद में ये क्रेब साइकिल से कनेक्ट हो जाता है, यानी ये फैट मेटाबॉलिज्म में काम आता है। जो सिस एकोनिटिक एसिड है, इट इज़ द पार्ट ऑफ क्रेब साइकिल, ठीक है ना। तो क्रेब साइकिल में सिट्रिक एसिड से बनता है सिस एकोनिटिक एसिड, उसी स्टेप में ही आ जाता है। तो ये तो बातें क्रेब साइकिल के बारे में थी। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम आपके सामने आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या कह रहा है? रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। जो हाइड्रा है उसमें रीजनरेशन होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हिंदी में कहते हैं पुनर्जनन। तो रीजनरेशन
हाइड्रा के बारे में आप जानते हैं कि हाइड्रा जो है वो एक सिलेंट्रेटा एनिमल है, सिलेंट्रेट्स की कैटेगरी में आता है। और पूछा है कि इसमें रीजनरेशन किसके थ्रू होता है, प्रोसेस के नाम दिया है यहाँ पर, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलैक्सिस और एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो इन गिवन ऑप्शन में से क्या ऑप्शन राइट होगा? तो ध्यान दीजिए, हाइड्रा में सभी को पता है कि हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई है कि मॉर्फोलैक्सिस और जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया है एपीमॉर्फोसिस, दोनों ही रीजनरेशन है। तो हाइड्रा में किस तरह का रीजनरेशन ज़्यादा होता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है और एपीमॉर्फोसिस क्या होता है। तो ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बच्चे गलती करते हैं। इसका आंसर जो होगा वो मॉर्फोलैक्सिस होगा, सी आंसर राइट है, बता रहे हैं आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है और एपीमॉर्फोसिस क्या होते हैं। तो जब मैं मॉर्फोलैक्सिस की बातें करता हूँ तो इट इज़ द रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू लॉस और डेथ ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू कट्स पार्ट कैन मेक अ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब ये जो मैंने समझाया क्या बता रहा है मॉर्फोलैक्सिस, कि कोई स्पेसिफिक पार्ट, पूरे ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेसिफिक पार्ट या टिश्यू लॉस हो जाता है या उसकी डैमेजिंग हो जाती है। तो जो पार्ट लॉस हुआ है, जो कट पार्ट हुआ है अलग से, वो कट पार्ट, जो कटा हुआ पार्ट है अलग से, वो बना सकता है पूरे ऑर्गेनिज्म को, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज कर सकता है कटिंग पार्ट ही, ठीक है ना। तो जब कटिंग पार्ट ही पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देगा, सिंथेसाइज कर देगा, तो ऐसे टाइप के रीजनरेशन को मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं। लेकिन जब एपीमॉर्फोसिस की बात आती है तो इट इज़ द रीजनरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाई प्रोलिफरेशन एट द कट सरफेस। ये फॉल्स टाइप का रीजनरेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो रिपेयर करता है अपने लॉस्ट पार्ट को। जो पार्ट उसका लॉस्ट हुआ है, जो कट हुआ है, टूटा है, डैमेज हुआ है, तो केवल उसी पार्ट को रीसिंथेसाइज करेगा। उस कटे हुए पार्ट से फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, वो नहीं हम बोल रहे हैं। जो कटे हुए पार्ट से फॉर्मेशन कर रहा है पूरे ऑर्गेनिज्म का, वो तो कहलाएगा क्या कहलाएगा, मॉर्फोलैक्सिस। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट डैमेज हुआ है उसी को ही बना रहा है, केवल बस उस वेस्ट पार्ट को ही बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। तो ये फॉल्स रीजनरेशन कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर होगा वो मॉर्फोलैक्सिस होगा। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर टिक करेंगे किसको, थर्ड ऑप्शन को, मॉर्फोलैक्सिस। ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 15 क्वेश्चन है। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, तो सबसे पहला मैमल अपीयर हुआ है वो किस पीरियड में अपीयर हुआ है, ये पूछा है आपसे। देखो एक्सप्लेन करना हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चन दे के जाएगा। खाली आंसर रटने से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप लॉजिकली समझेंगे बातों को तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कहने को ये जो 125 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस पेपर के अंदर, तो 125 क्वेश्चन आपको कम से कम 300 क्वेश्चन को कवर करा देंगे, कम से कम। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 15 क्वेश्चन। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, सबसे पहला मैमल कब अपीयर हुआ। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, पर्मियन पीरियड, ट्राइएजिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। तो कंडीशन ये आती है, जो सबसे पहला मैमल अपीयर हुआ वो डायनासोर के टाइम पर हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि ह्यूमन्स उस टाइम पर डेवलप हुए। क्या केवल मैमल्स में ह्यूमन्स ही आते हैं? नहीं, और भी तो आते हैं वो एनिमल्स। तो कुछ और मैमल्स सबसे पहले वहाँ पर अपीयर हुए डायनासोर के टाइम पर। तो वो कौन सा पीरियड था, वो ट्राइएजिक पीरियड था। ट्राइएजिक पीरियड में डायनासोर्स एंड मैमल्स दोनों में लेट ट्राइएजिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, अबाउट 200 मिलियंस ईयर्स एगो, अबाउट 200 मिलियंस ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ। तो डायनासोर्स और मैमल्स दोनों एग्जिस्ट हुए थे इस पीरियड में। तो आंसर क्या होगा, ट्राइएजिक आंसर इसका करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। और भी ऑप्शन गिवन है, कौन कौन से, जुरासिक पीरियड दिया हुआ है,
है ना, परमियन पीरियड दिया है और क्रिटेशियस पीरियड दिया हुआ है। जो जुरासिक पीरियड है ये 199.6 मिलियन से लेकर 145.5 मिलियन ईयर्स अगो की बातें हैं, जुरासिक पीरियड की बातें। मैंने क्या बोला, 199.6 मिलियन से लेकर 145.5 मिलियन ईयर्स एगो है कौन, जुरासिक पीरियड पुराना है। उस समय पर वार्म और वेट क्लाइमेट था जिसने लस टाइप के वेजिटेशन को डेवलप किया, है ना, और वहाँ पर मैनी टाइप के डायनासोर्स इमर्ज हुए और ग्रेट नंबर्स में, जैसे कि स्टीजियोसोर्स, ब्रेकियोसोर्स, एलोसोर्स, ऐसे टाइप के डायनासोर्स जो है डेवलप हुए। और वहाँ पर जुरासिक को हम बेसिकली ये भी मानते हैं कि ये फर्स्ट बर्ड्स के ओरिजिन का भी पीरियड माना जाता है। उस टाइम पर आर्कियोप्टेरिक्स भी डेवलप हुए थे जिनको हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, किसका, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का, आपको अच्छे से पता है। तो ये जुरासिक पीरियड की बातें हैं। अगर आप प्रीमियन पीरियड की बातें करते हैं तो एम्फीबियंस, फिशेस और लॉट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि वर्म्स है, इंसेक्ट्स है, ये भी इस पीरियड में डेवलप हुए हैं। कौन से पीरियड में डेवलप हुए हैं, परमियन पीरियड में डेवलप हुए हैं। और मीट ईटिंग एनिमल्स भी इसी पीरियड में डेवलप हुए हैं, समझें। और ये अबाउट 299 मिलियन ईयर्स एगो की बातें हैं, 299 मिलियन ईयर्स एगो की बातें हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स थे वो इसी पीरियड में थे, रेप्टाइल्स के जो एंसेस्टर्स थे वो इसी पीरियड में थे, है ना। तो चलते हैं हम, एक यहाँ पर वो भी दिया है क्या, क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड 145.5 से लेकर 65.5 मिलियन ईयर्स एगो की बातें हैं। मैंने क्या बोला, 145.5 से लेकर 65.5 मिलियन ईयर्स एगो की बातें हैं। तो ये लास्ट पीरियड है मीजोजोइक एरा का। जो क्रिटेशियस पीरियड है ये मीजोजोइक एरा का लास्ट पीरियड माना जाता है। और ये जो है डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के एंडिंग का रिप्रेजेंटेशन है, बर्ड्स को छोड़कर। तो दिस एंडिंग विद द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर्स। तो इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, द सेकंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग, द सेकंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर्स होती है, लेकिन ये फ्रॉग के बारे में बातें कर रहा है। तो फ्रॉग के अंदर जो क्रेनियल नर्व होती है वो 10 पेयर्स होती है, केवल कितनी होती है, 10 पेयर्स होती है। और उसमें भी क्या पूछा है कि सेकंड क्रेनियल नर्व पूछा है फ्रॉग की। तो जो हमारी बॉडी में सेकंड क्रेनियल नर्व है वही फ्रॉग की बॉडी में भी सेकंड क्रेनियल नर्व सेम है। तो कौन सी है, ऑप्टिक नर्व है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्टिक नर्व आंसर आ जाएगा, ऑप्टिक नर्व। तो ध्यान रखेंगे आप, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व होते हैं फ्रॉग के अंदर। जो फर्स्ट नंबर की होती है वो ओल फैक्ट्री होती है, सेकंड नंबर की ऑप्टिक होती है, थर्ड नंबर की ओक्यूलोमोटर होती है, फोर्थ नंबर की ट्रोक्लियर होती है, फिफ्थ नंबर की ट्राइजेमिनल होती है, सिक्स नंबर एब्डोसेंस होती है, सेवन्थ नंबर फेशियल होती है, एट्थ नंबर ऑडिटरी होती है, और नाइन्थ नंबर ग्लोसोफरेंजियल होती है, और 10th नंबर वेगस होती है। ये 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पूछा है कि सेकंड नंबर का कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्टिक नर्व आंसर राइट हो जाएगा। जो ऑडिटरी नर्व दिया है थर्ड नंबर पे, जो ऑडिटरी नर्व दिया है वो 8th नंबर की होती है। जो ट्रोक्लियर नर्व दिया है वो 4th नंबर की होती है, समझें। जो वेगस नर्व दिया वो 10th नंबर की होती है। तो सेकंड नंबर को टिक करेंगे, ऑप्टिक आंसर राइट हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा 17 क्वेश्चन क्या कहता है, फर्टिलाइजिन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, फर्टिलाइजिन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किस इनमें गिवन ऑप्शन में से किसमें से फर्टिलाइजिन केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ से डेवलप होगा फर्टिलाइजिन, ये पूछ रहा है।
एक्रोसोम दिया है, पोलर बॉडीज दी है। एक्रोसोम नाम से आपके माइंड में आ गया होगा कि कहाँ होता है, जो स्पर्म का हेड पार्ट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है कौन, एक्रोसोम। और कौन बनाता है उसको, गोल्जी बॉडीज बनाती है। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि एक्रोसोम से एक एंजाइम रिलीज़ होता है, वो लाइसोसोम्स एंजाइम होता है, हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम, जो एग सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है। उससे मेल गैमेट का फ्यूज़न फीमेल गैमेट से, यानी जो मेल गैमेट का न्यूक्लियस होगा वो फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा। तो दैट मीन्स इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। तो एक्रोसोम जो है वो हेड पार्ट में होता है स्पर्म के। लेकिन यहाँ पर पूछा फर्टिलाइजिंग हार्मोन या फर्टिलाइजिंग केमिकल किससे निकलता है, तो मैच्योर एग सेल से निकलता है। आंसर क्या होगा, मैच्योर एग सेल से निकलता है। एग्रोसोम तो क्या है, वो तो गोल्जी बॉडी से बना हुआ है, उसे तो फर्टिलाइजिंग नहीं निकलेगा, तो मैच्योर एग सेल से निकलेगा। एग्रोसोम तो स्पर्म का हिस्सा है और फर्टिलाइजिंग फीमेल मैच्योर एग सेल से निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 18th क्वेश्चन है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन, है ना। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपको अच्छे से पता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जब भी नाम आता है तो डार्विन तुरंत याद आ जाते हैं हमें। 1859 में 24 नवंबर में 1859 में 24 नवंबर में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पब्लिश किया गया था बाय डार्विन 1859 में। और इसका मतलब है कि नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने किसको प्रमोट किया, नेचुरल सिलेक्शन को प्रमोट किया डार्विन ने। और आपको पता है कि सर्वाइवल द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो कौन लेकर आए थे, डार्विन लेकर आए थे, समझें। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ आंसर राइट होगा क्या, 1859, 24 नवंबर 1859 ये एक्चुअल डेट थी, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म विच वन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो न्यू डार्विनिज्म है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन हो रहा है उसके लिए इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन गिवन है म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो आपको अच्छे से पता है कि जब वेरिएशंस होगा, डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस होंगे जिनको म्यूटेशन कहते हैं, और फिर नेचर सेलेक्ट करेगी, तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन भी और म्यूटेशन भी। नेचुरल सिलेक्शन को प्रमोट करने वाले कौन थे, अभी मैंने बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डार्विन थे। और म्यूटेशन को प्रमोट करने वाले कौन थे, ह्यूगो डी वरीज थे, जिन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है ना। तो म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो ह्यूगो डी वरीज लेकर आए हैं। तो दोनों ही जरूरी है न्यू डार्विनिज्म में। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या, बोथ ऑफ दीज। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 20th क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आप आगे आपके सामने। और 20th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन्स फंक्शंस एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। गिवन ऑप्शन में से कौन एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है, फीटल मेम्ब्रेन जो दी है उनमें से कौन सा पार्ट एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का काम करता है। दिया है ऑप्शन एलेंटोइस, योगसैक, एमनियोन, कोरियोन। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो एमनियोन ही आंसर राइट होगा, सबसे पहला ऑप्शन राइट होगा एलेंटोइस। एलेंटोइस जो है वो एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का तरह काम करता है एज ए रेस्पिरेटरी एक्सटेंशन ऑफ हिंडगट इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं उनके हिंडगट का ये रेस्पिरेटरी एक्सटेंशन की तरह काम करता है या एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है एलेंटोइस। तो आंसर क्या राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया है कि अ काइटिनस एक्जोस्केलेटन अकर्स इन, काइटिन का बना हुआ एक्जोस्केलेटन होता है इन गिवन ऑप्शन में से किस में होगा। ऑप्शन है कौन कौन से, बर्ड्स है, फिशेज है, इंसेक्ट्स है, मैमेलिया है। तो काइटिन से बना हुआ एक्जोस्केलेटन किस में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, इंसेक्ट्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा, इंसेक्ट्स, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल। जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से एक एनिमल ऐसा है जो नॉन पैरासिटिक है, यानी 3 तो पैरासिटिक फॉर्म में है, डिजीज कोजिंग करने वाले, लेकिन एक ऐसा है जो पैरासिटिक फॉर्म में नहीं रहता है। तो 22 क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। तो 22 में जो ऑप्शन दिए हैं, मॉस्किटो दिया है, टेप वर्म दिया है, सी एनिमोन दिया है, लीच दिया है। जो मॉस्किटो है आपको अच्छे से पता है कि जो मॉस्किटो होता है वो मलेरिया कॉज करता है, और जो टेपवर्म है, जो टेपवर्म होता है वो अब टीनिया सोलियम को आप टेपवर्म कहते हैं, तो टीनियसिस डिजीज कोज करने का काम करता है, इंटेस्टाइन में रहता है और वहीं पर सकर्स की हेल्प से चिपका रहता है और अपनी बॉडी सरफेस से वो एब्जॉर्प्शन करता है फूड का। तो एक दिया है आगे सी एनिमोन और एक दिया है लीच। लीच भी क्या होता है, एज ए पैरासाइट सैंग्विवोरस कहते हैं जिसको, यानी ब्लड को सक करने वाला होता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो सी एनिमोन होगा। और सी एनिमोन यहाँ पर नॉन पैरासिटिक एनिमल है। सी एनिमोन में कौन है, जैसे एडम्सिया है, मैट्रीडियम है, इनको सी एनिमोन कहते हैं। एडम्सिया और मैट्रीडियम, इनको हम सी एनिमोन कहते हैं। तो आंसर क्या राइट होगा, ये पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होते, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा सी एनिमोन। ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। जो पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता है उसमें किसका एक्सचेंज होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। जो संयुग्मन की क्रिया होती है हिंदी में बोले तो उसमें किसका आदान प्रदान होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियाई दिया है, मेगा न्यूक्लियाई दिया है, बोथ ऑफ दीज दिया है। तो ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मेगा न्यूक्लियस। मैं कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ पैरामीशियम कॉर्डेटम का। एक और स्पीसीज होती है पैरामीशियम की, पैरामीशियम ऑरेलिया, उसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं, समझें, 2 माइक्रो और एक मेगा या मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ पर बातें हो रही है कि 2 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, उन दोनों में से कौन सा ऐसा न्यूक्लियस है जो कॉन्जुगेशन में एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट हो जाएगा माइक्रो न्यूक्लियाई आंसर राइट होगा। 23rd का माइक्रो न्यूक्लियाई आंसर राइट होगा। इसी का रोल होता है एक्सचेंज करना, है ना, मटेरियल को या जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करना। माइक्रो न्यूक्लियाई ही यहाँ पर कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस में या सेक्शन फिनोमिनन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो मैक्रो न्यूक्लियाई है वो केवल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, केवल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं ना। जो रिप्रोडक्शन है उसमें माइक्रो न्यूक्लियाई हेल्प करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पुटअप कर लेते हैं आपसे कि जो माइक्रो न्यूक्लियाई है जो सेक्सुअल फिनोमिनन में हेल्प करते हैं तो उनकी प्लॉइडी क्या होती है, मतलब किस टाइप की प्लॉइडी होती है। वो एन होते हैं, 2n होते हैं, तो ध्यान रखना है वो 2n नेचर वाले होते हैं। लेकिन जो मैक्रोन्यूक्लियाई होते हैं उनकी प्लॉइडी क्या होती है, तो वो पॉलीप्लॉइड नेचर वाले होते हैं। अगर मैं मैक्रोन्यूक्लियाई की बातें करूँ तो क्या होते हैं, वो पॉलीप्लॉइड होते हैं। और माइक्रोन्यूक्लियस एक स्टोरेज साइट है जर्म लाइन जेनेटिक मटेरियल का। ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मटेरियल जर्म लाइन है उसका स्टोरेज जो पार्ट है वो कौन है, माइक्रोन्यूक्लियस है। और माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉइड नेचर वाला होता है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि पॉलीप्लॉइड कौन होते हैं, मेगा न्यूक्लियस, और डिप्लॉइड कौन होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज। जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं उनमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, कौन से केमिकल सब्सटेंस यहाँ से एक्सक्रीट आउट होते हैं बर्ड्स में से भी और आपके रेप्टाइल्स में से भी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, तो उसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा यूरिक एसिड। आपको पता है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का वो यूरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना, यूरिक एसिड। ठीक है ना। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें अमोनिया होता है, ठीक है ना। तो हम यूरियोटिलिक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बातें करते हैं हम।
मैमेलियन किडनीज सर्व टू एक्सक्रीट, जो मैमेलियन किडनी है वो किसको एक्सक्रीट करती है इनमें से गिवन ऑप्शन में से? तो दिया है एक्सिस सोल्ट्स यूरिया एंड एक्सिस वाटर, एक्सिस सोल्ट्स वाटर एंड अमीनो एसिड्स, एक्सिस वाटर यूरिया एंड अमीनो एसिड्स, नन ऑफ दीज। तो अमीनो एसिड्स तो बिल्कुल एक्सक्रीट नहीं करेंगे वो, और ऑप्शन में 2 में तो अमीनो एसिड दिया है, तो अमीनो एसिड्स वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वेस्ट में अगर वो एक्सक्रीट कर देंगे अमीनो एसिड्स को तो उसमें तो हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट तो चले जाएंगे बाहर, प्रोटीन्स हमारी वेस्ट होते चली जाएगी। प्रोटीन्स किन के बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आएगा आपका 25 का एक्सिस सॉल्ट्स यूरिया एंड एक्सिस वाटर, तो ऑप्शन 1 यानी फर्स्ट ठीक होगा आपका, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। तो इनमें से एग लेइंग मैमल कौन है? मोंगूज, प्लेटिपस, वेल, मोल। 26 क्वेश्चन है हमारा। तो ये नाम आप अच्छे से जानते हैं, सब इसका आंसर जानते होंगे, बड़ा फेमस है ये नाम प्लेटिपस। जो प्लेटिपस है वो एग लेइंग मैमल है, इसको डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ओर्निथोरिंकस एनेट्रिनस, ओर्निथोरिंकस एनाट्रिनस इसका साइंटिफिक नेम है। और ये एक एंडेमिक स्पीसीज इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया माना जाता है, तस्मानिया में मिलता है ना। और ये मोनोट्रीम्स ऑर्डर का एनिमल है, मोनोट्रीम्स ऑर्डर का एनिमल है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें वेंट्रल नर्व कोड होती है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं और टेल होती है। मेमोरी ग्लैंड्स जैसे कि मैमल्स में होती है, और इसके पास में कोई स्टोमक नहीं होता, कोई एसोफेगस नहीं होता। इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है सीधे इंटेस्टाइन से। जो एसोफेगस है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है किससे? इंटेस्टाइन से। स्टोमक होता नहीं है, तो इट हैज़ नो स्टोमक, लेकिन जो एसोफेगस है वो डायरेक्टली कनेक्ट टू द इंटेस्टाइन। तो ये प्लेटिपस को हम डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं या ओर्निथोरिंकस भी कहते हैं। तो ये एग लेइंग मैमल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। हमारा 27वां क्वेश्चन है, आ कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वोल्केनिक आइसलैंड्स इज नोन एज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो फ्रिंगिंग रीफ ऐसे होते हैं जो क्लोज होते हैं वोल्केनिक आइसलैंड्स के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स फ्रिंगिंग रीफ आंसर राइट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो बैरे रीफ्स होते हैं वो कोरल रीफ होते हैं जो क्लोज होते हैं और रनिंग टू द शोर बट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ चैनल ऑफ डीप वाटर। ये जो लोकेट होते हैं कुछ डिस्टेंस पर लोकेट होते हैं शोर से, किनारे से, इनको बैरे रीफ कहते हैं। जो कोरल आइसलैंड है वो ट्रॉपिकल आइसलैंड है जो ऑर्गेनिक मटेरियल के बिल्ट होने से ये ट्रॉपिकल आइसलैंड बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं एक एटोल टर्म दी हुई है। एटोल क्या होता है? ये कोरल आइसलैंड्स होते हैं और इनको लैगून आइसलैंड भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है? फ्लेम सेल्स आर। तो फ्लेम सेल्स जो होती है वो एक्सक्रीटरी सेल्स होती है, आपको पता है। 28 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आपको अच्छे से बताया कि प्लेटिया हेलमिंथी जिसको टेपवर्म कहते हैं उसमें एक्सक्रीटरी सेल्स होती है, फ्लेम सेल्स। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है? इफायरा लार्वा इज़ फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो जो इफायरा लार्वा है वो किसकी लाइफ साइकिल में, इनमें से गिवन ऑप्शन में से किसकी लाइफ साइकिल में वो होता है? ऑप्शन दिए हैं ओरेलिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, एडम्सिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका जो आंसर होगा वो औरेलिया होगा। औरेलिया के लाइफ साइकिल में इफायरा लार्वा आता है।
ओरेलिया, और ओरेलिया को हम जेलीफिश कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, सिलेंट्रेटा का एनिमल है और इसी क्लास का नाम है स्काइफोजोआ। जो ओबेलिया है उसको सी फर कहते हैं, वो हाइड्रोजोआ का मेंबर है और उसी लार्वा को कहते हैं प्लेनुला। जो एडम्सिया है उसको सी एनोमोन कहते हैं, वो क्लास एंथोजोआ का जो है एनिमल है। जो फाइसेलिया है उसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, वो क्लास हाइड्रोजोआ का एनिमल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है, मोस है, उसमें पेरिस्टोम टीथ की जो नंबरिंग होती है वो 32 होती है। 16 के 2 रिंग होते हैं और ये जो पेरिस्टोमल टीथ होते हैं ये डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में काम आते हैं। इसमें काम आते हैं, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में काम आते हैं। टोटल 32 टीथ होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। पॉलीमॉर्फिज्म किस में दिखाई देता है? तो गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो सिलेंट्रेटा राइट होगा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडोमेटा में ऐसा नहीं होता है, पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंट्रेटा में दिखाई देता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, 31 का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंट्रेटा। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये हाइड्रोजोआ सिलेंट्रेट्स में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, एज इन फाइसेलिया, तो उसमें जब पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सिनकाइटियल एपिडर्मिस फाउंड इन। सिनकाइटियल एपिडर्मिस फाउंड इन। सिनकाइटियल एपिडर्मिस किसे कहते हैं? एक ऐसा एपिडर्मिस जिसकी एक सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस की बातें कर रहा है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस किस में होगी, वो एस्केरिस में होगी। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एस्केरिस में मिलेगी। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, एस्केरिस हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो जावा मैन को किसने डिस्कवर किया था? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, डब्ल्यू सी पेई, यूजिन डुबोइस, डार्विन, रॉबर्ट ब्राउन। तो आंसर होगा यूजिन डुबोइस। इसने इसको जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था जावा मैन को। ये बात है 1890 की बात है, जावा मैन को डिस्कवर किया था उन्होंने, यूजिन डुबोइस ने 1890 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 की बात अगर हम करें, मेटाबॉलिक वाटर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। जो मेटाबॉलिक वाटर है वो किसका बाई प्रोडक्ट प्रोसेस है, किस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट प्रोसेस है? तो किस इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म होता है? डाइजेशन दिया है, एक्सक्रीशन दिया है, मसल्स एक्टिविटी दिया है, टिश्यू रेस्पिरेशन दिया है। तो टिश्यू रेस्पिरेशन इसका आंसर राइट हो जाएगा। आपको पता है एक सिस्टम होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम। तो ETS में एक चेन होती है, उसको हम ETC भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें बहुत सारे कैरियर सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और एट लास्ट जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर जाता है, कौन कर जाता है? ऑक्सीजन कर जाता है। और वहाँ पर ऑक्सीजन जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक्साइट होता है और वो 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद में मेटाबॉलिक वाटर को सिंथेसाइज करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एस्ट्रो या मेटाबॉलिक वाटर का प्रोडक्शन हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो टिश्यू रेस्पिरेशन इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है 4th। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और 35th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से किस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? आप जानते हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का जो है ब्रेकडाउन होता है, तो ये भी नहीं होता है। ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल, इसको TCA साइकिल कहते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3rd वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल, इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज हेटेरोस्पोरस, बाइस्पोरस, होमोस्पोरस, नॉन स्पोरस। तो मार्सिलिया का स्पोरोकार्प कैसा होता है? तो मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प होता है, 36 क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, हेटेरोस्पोरस। जो उसका स्पोरोकार्प है, मार्सिलिया एक फर्न है, तो उसका स्पोरोकार्प में 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, है ना, बड़े वाले स्पोर्स मेगा स्पोर्स और छोटे वाले स्पोर्स क्या? माइक्रोस्पोर्स। तो इसी फीचर को हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा? हेटेरोस्पोरस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कहता है? स्टील विदाउट पिथ इज कोल्ड। ऐसी स्टील का नाम बताना जिसमें पिथ ही नहीं होता।
स्टील जिसमें पित्त ना हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटो स्टील कहते हैं। बाकी जितने भी स्टील्स यहाँ पर गिवन है, मेरी स्टील, यू स्टील, डिक्टियो स्टील, इन सब में पित्त सेंट्रली प्रेजेंट होता है, जिसको मेडुला भी कह सकते हैं, और ऐसे स्टील को हम मेडुलेटेड स्टील कहते हैं। लेकिन जिनमें पित्त होता नहीं है ऐसे स्टील को हम प्रोटो स्टील कहते हैं। तो सिलेजिनेला जैसे प्लांट में टेरिडोफाइट में मिल जाता है, या लाइकोपोडियम जैसे प्लांट में ये मिल जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील आंसर हमारा करेक्ट है। चलते हैं हम 38 क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट। तो जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। तो लाइकोपोडियम दिया है, एजोला दिया है, इक्विसिटम दिया है, टेरिस दिया है। तो एजोला इसका आंसर राइट होगा। पूरा नाम है एजोला। एजोला आपने नाम सुना होगा एक साइनोबैक्टीरिया का, क्या, एनाबिना। तो इसको पूरा नाम देते हैं एजोला एनाबिनी, क्योंकि इसकी लीफ में सिम्बायोटिकली रहता है। कौन कौन रहता है, वो साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम है एनाबिना। तो एजोला एनाबिनी हो गया। ये एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। तो आंसर हो जाएगा एजोला, ठीक है ना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा टेरिडोफाइट ऐसा है जो सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है। आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट में कैम्बियम नहीं होता, तो कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसका नाम है आइसोटिस, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो उसमें एडवांस डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसमें कैम्बियम जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है, तो उसी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बाकी किसी टेरिडोफाइट में ऐसे फीचर्स नहीं मिलते। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, आइसोटिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर डी पंत हैज़ डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म्स इनटू। डी पंत एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेरिडोफाइट को 3 डिवीज़न में, जिन्होंने टेरिडोफाइट को 3 डिवीज़न में क्लासीफाइड किया था। वो 3 डिवीज़न कौन कौन से थे। एक था नंबर 1 साइकेडोफाइटा, एक था नंबर 1 साइकेडोफाइटा, एक था क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा, एक था कोनीफेरोफाइटा। नंबर 1 क्या था, साइकेडोफाइटा, नंबर 2 था क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा, और नंबर 3 था कोनीफेरोफाइटा। तो 3 इन्होंने जो है मतलब 3 डिवीज़न इन्होंने किए थे जिम्नोस्पर्म्स के। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिवीजन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन है। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट जो है वो डासोनिया है। तो आंसर क्या होगा आपका, डासोनिया बिगेस्ट ब्रायोफाइट। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो अब आंसर देंगे जूओप्सिस। जूओप्सिस स्मॉलेस्ट है और बिगेस्ट जो है डासोनिया है। तो आंसर लगाएंगे आप इस पर, डासोनिया पर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 42nd क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच स्टेम इज प्रोटो स्टील फाउंड। किस प्लांट के स्टेम में प्रोटो स्टील मिलती है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था प्रोटो स्टील किसे कहते हैं, जिनके स्टील में पित्त नहीं होता उनको हम प्रोटो स्टील कहते हैं। ये प्रीमिटिव स्टील है। तो ऑप्शन जो है लाइकोपोडियम इसका करेक्ट होगा। बाकी में स्टील होता है, इसमें स्टील नहीं होता। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या, लाइकोपोडियम, है ना। तो लाइकोपोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। सिलेजिनेला में भी ऐसे केस बन जाते हैं जिनमें पित्त एब्सेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, टेरिडोफाइट आर नोन एज। टेरिडोफाइट्स इनमें से किसको कहते हैं। तो आप जानते हैं सीधा सा, टेरिडोफाइट्स वो प्लांट होता है जिनमें वैस्कुलर बंडल्स जाइलम फ्लेम बनते हैं। तो इनमें सबसे पहले वैस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 44, लाइकोपोडियम एग्जिबिट्स। जो गिवन ऑप्शन है उनमें से लाइकोपोडियम किसको एग्जिबिट करता है, हेटेरोस्पोरी या होमोस्पोरी या दोनों करता है। तो लाइकोपोडियम जो है उसमें जितने भी स्पोर्स बनते हैं सारे एक जैसे बनते हैं, एक ही साइज़ के बनते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, होमोस्पोरी इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आप टिक करेंगे, होमोस्पोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ट्रेबिकुलेट प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला टेरिडोफाइट है। तो ट्रेबिकुलेट उसे कहते हैं कि जो जिसमें एयर स्पेसिस लार्ज साइज़ हो, तो उसको ट्रेबिकुलेट कहते हैं। और ऐसा केस कहाँ मिलता है सिलेजिनेला में, एंडोडर्मिस में मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस हो जाएगा। तो सिलेजिनेला के एंडोडर्मिस में ट्रेबिकुलेटेड कंडीशन होती है, लार्ज साइज़ के एयर स्पेस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कहता है, विच इज़ मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो गिवन ऑप्शन है उनमें से सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, तो आपको अच्छे से पता है कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर RUBP होता है जो लगभग 16 से 18% होता है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कैप्चर करता है, कार्बोक्सिलेशन कर देता है। तो उसी के नाम से क्या नाम पड़ा, RUDP कार्बोक्सिलेज, रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं, विच प्लांट यील्ड्स फाइबर ऑयल एंड फूड फॉर एनिमल्स। ऐसा कौन सा प्लांट है इनमें जो मतलब फाइबर भी देता है, ऑयल भी देता है और एनिमल्स के लिए खाने का काम भी करता है। तो आप जानते हैं कि कॉटन के सीड से ऑयल भी निकलता है और उससे जो खल बनती है उसके वेस्ट से वो एनिमल्स को खिलाने में काम आती है, उससे न्यूट्रिएंट वैल्यू मिलती है उनको, उनके मिल्क में प्रोडक्शन होता है। और कॉटन के फाइबर से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उसको इस्तेमाल किया जाता है और क्लॉथ इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल किया जाता है कॉटन फाइबर्स को, है ना। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा 47 का थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। वीट ग्रेन इज AN क्या है, वीट ग्रेन क्या है, वीट ग्रेन एक फ्रूट है, सीड नहीं है। जो गेहूं का एक दाना है उस दाने को आप सीड मत मानिए, वो सीड विद फ्रूट है, यानी फ्रूट के अंदर सीड है। क्यों, ऐसे फ्रूट को कैरीओप्सिस फ्रूट कहते हैं जिनमें सीड कोट फ्रूट की वॉल से अलग नहीं हो सकती, दोनों टाइटली बाइंड रहते हैं। तो ये फ्रूट की कैटेगरी है, कैरीओप्सिस फ्रूट होता है। तो ये पूरा एक फ्रूट है ग्रेन, तो उसको फ्रूट बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा 49 क्वेश्चन है, गोसिपियम हिर्सुटम इज़। तो जो गिवन ऑप्शंस है उनके बारे में बताना है। तो आंसर बताने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गोसिपियम हिर्सुटम है क्या। ये कॉटन की एक मॉडर्न वैरायटी है, न्यू वैरायटी है। इसको जब बनाएगा तो जो पुरानी वैरायटीज़ हुआ करती थी, ओल्ड वैरायटी, जैसे गोसिपियम हर्बेसियम एंड गोसिपियम एर्बोरियम, ये दोनों ही ओल्ड वैरायटी थी। दोनों में ही क्रोमोसोम का नंबर यानी डिप्लॉइड नंबर 26 था। तो इनकी ब्रीडिंग कराई गई थी। इनकी ब्रीडिंग कराने के बाद में एक न्यू वैरायटी बनाई गई जिसको हम मॉडर्न या न्यू वर्ल्ड क्रॉप या न्यू वर्ल्ड कॉटन कहते हैं, और जिसको क्या नाम रखा गया, गोसिपियम हिर्सुटम। तो ये जो गोसिपियम हिर्सुटम है एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी बनी है, वो दोनों 2 and 2 and थी। तो उनको दोनों की ब्रीडिंग कराने के बाद में इसको गोसिपियम हिर्सुटम को 4N बना गया, और उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 52 है। इसको मैक्सिकन कॉटन भी कहते हैं। ये फुल्ली फर्टाइल नेचर वाली वैरायटी है, इसी को न्यू वर्ल्ड कॉटन बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा जो राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन में वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्या, न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉइड वैरायटी ऐसी बनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वॉज गिवन बाय। तो किस साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है इस टोटिपोटेंसी का। तो टोटिपोटेंसी क्या होता है, आप जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम सेल और मास ऑफ सेल्स। तो जब सेल या मास ऑफ सेल्स पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है, किसी प्लांट को बनाती है इन विट्रो सिंथेटिकली लेबोरेटरी में यूजिंग कल्चर मीडियम को इस्तेमाल करते हुए। तो ये आइडिया किसने दिया था, सबसे पहले हैबरलैंड ने दिया था। और इस आइडिया के बेस पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल प्लांट किसने बनाया था, वो स्टीवर्ड ने बनाया था कैरेट प्लांट को। तो लेकिन यहाँ पर पूछा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो किसने दिया है, हैबरलैंड ने दिया है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 51 क्वेश्चन है। और 51 क्वेश्चन क्या कहता है, 51 क्वेश्चन में हमारा साइकस रिवोल्यूटा इज़ वाइडली ग्रोन एज। साइकस की जो स्पीसीज़ है, वैरायटी है रिवोल्यूटा, तो इसको वाइडली ग्रो करते हैं हम। कैसे ग्रो करते हैं, तो देखिए इसके बारे में अगर जानेंगे आप, तो जो साइकस रिवोल्यूटा है बेसिकली इसको हम किंग सागो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्लांट के स्टेम के अंदर से जो पिथ है उसको निकालते हैं और उसको पाउडर बनाकर उससे हमें क्या गेन होता है, उससे हमें स्टार्च गेन होता है। वो साबूदाना भी आपने सुना होगा, तो वो उसी से बनाया जाता है।
वो साइकस की वैरायटी होती है, और इसमें जो कॉमन वैरायटी है, मेन वैरायटी है, वो साइकस रिवोल्यूटा है। तो ये चीपेस्ट एंड मोस्ट अवेलेबल सोर्स है किसका, फूड स्टार्च का। और ये जो नेटिव प्लांट है वो चाइना और जापान का है। इसको इंडिया में वाइडली जो ग्रो किया जाता है वो ऑर्नामेंटल की फॉर्म में किया जाता है, तो इसलिए ये ऑर्नामेंटली प्लांट की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंडिया में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑर्नामेंटल प्लांट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज़ फाउंड इन। तो इन्वर्टेड ओमेगा शेप रिंग इसका वैस्कुलर बंडल्स का कहाँ मिलता है, ये बताना है ऑप्शन में। तो देखिए, जो इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रैकिस ऑफ साइकस में होते हैं। इसमें जो अगर आप इसकी टीएस को देखेंगे साइकस के रेकिस की, तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्यूटिकल होगी, और क्यूटिकल के बाद में एपिडर्मिस होगा, और एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्लोरेन्काइमा होगा, और क्लोरेन्काइमा के बाद स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होंगे। उसके बाद पूरा जो रेकिस का ग्राउंड है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। उसमें परमानेंट्स या पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, और उसमें कहीं कहीं पर म्यूसिलेज कैनाल्स भी प्रेजेंट होती है। और उसके बाद सेंटर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, नंबर्स में एक रिंग में होते हैं और ओमेगा शेप में होते हैं। और वो जो बंडल है, हर बंडल में जाइलम जो है अंदर की ओर होगा और फ्लेम बाहर की ओर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रैकिस ऑफ साइकस में इन्वर्टेड ओमेगा शेप रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, तो रैकिस ऑफ साइकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज। तो पाइनस की रूट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं, और रेडियल वैस्कुलर बंडल उनको कहते हैं व्हेन पैचेज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट कंडीशन, इसे रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और इसमें जो जाइलम होता है वो एग्जास्ट कंडीशन में होता है रूट के अंदर। और एग्जास्ट किसे कहते हैं, जब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी और मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर होता है तो उसमें एग्जास्ट कंडीशन कहते हैं। उस एग्जास्ट कंडीशन में ही जो प्रोटोजाइलम होता है वो बेसिकली बाइफर्केटेड होता है, दैट मीन्स वाई शेप्ड होता है, और टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वाई शेप्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, द टाइप ऑफ ओविल ऑफ पाइनस इज। इस क्वेश्चन में बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसमें ऑप्शन दिया है, मतलब पूछा है क्या कि पाइनस का ओविल किस टाइप का होता है। अगर आप जनरली देखें तो ओविल डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आप एंजियोस्पर्म की बातें करें, पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। और वो टाइप ओविल कैसे कैसे होते हैं एंजियोस्पर्म में, जैसे कि ऑर्थोट्रोपस, जैसे कि एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ऐसे डिफरेंट टाइप के ओविल्स हुआ करते हैं। तो उनमें से कौन सी कैटेगरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, फाउंड होती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो टाइप ऑफ ओविल इन पाइनस है, देखिए पाइनस में स्केलिफेरस ओविल होते हैं, और उस स्केलिफेरस ओविल में अगर आप देखेंगे तो 2 ओविल कंटेनिंग होता है स्केलिफेरस ओविल, या सॉरी ओवलीफेरस स्केल्स। तो वहाँ पर क्या होता है कि ओविल में माइक्रोपाइल ऊपर की ओर, और फिर आपका जो पूरा ओविल बॉडी है चिलाजल एंड है, और फ्यूनिकुलस है, ये सब स्ट्रेट इन नेचर होते हैं। तो कुछ बुक फॉलो करते हैं कि इन्वर्टेड होता है स्केल के अंदर, ओवलीफेरस स्केल के अंदर एक टाइप का ब्रैक्ट है। लेकिन अगर आप उसकी रियल पोजीशन देखें, ये जिम्नोस्पर्म का पार्ट है, और मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में कैसे ओवल्स प्रेजेंट होते हैं, एनाट्रोपस टाइप के ओवल प्रेजेंट होते हैं। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे एनाट्रोपस ओवल के ऊपर। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या, एनाट्रोपस ओवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 55 क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोस्ट कॉमन इन। तो फर्न स्पोरोफाइट दिया है, फर्न गैमेटोफाइट दिया है। जो फर्न है वो टेरिडोफाइट है, उनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। वो नेचर में कैसे होते हैं, 2n होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव प्रोपागेटेड तो नहीं होते हैं,
उनमें अलग मेथड होते हैं वहाँ से जो निकलते हैं। ऐसा नहीं स्पोरोफाइट कहीं से भी कट होगा नया प्लांट बना लेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब हम डिक्सिया गैमेटोफाइट की बातें करते हैं तो वो थैलस जो होता है उसका अगर एक छोटा सा फ्रेगमेंट भी, एक छोटा सा नोच पार्ट भी अगर सेपरेट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा मेन प्लांट बॉडी से, तो उससे ही वेजिटेटिवली नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो सबसे जो ज़्यादा पावर होती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, तो किस में होती है? वो रिक्शा गैमेटोफाइट में होती है, जो कि हैप्लोइड इन नेचर होता है। तो हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा? रिक्शा गैमेटोफाइट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 56, और 56 क्वेश्चन क्या कहता है? माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड प्रेजेंस ऑफ, यानी माइटोसिस मियोसिस से कैसे अलग है? कौन सी इनमें से ऐसा ऑप्शन है जो उसको उससे अलग करता है? तो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? माइटोसिस में भी होते हैं और मियोसिस में भी होते हैं क्रोमोसोम्स के पास, सेंट्रोमियर भी होते हैं। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, है ना। लेकिन जो बाइवैलेंट्स है, जो बाइवैलेंट्स डेवलप होते हैं वो मियोसिस डिवीजन के दौरान होते हैं। एक स्टेज होती है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में फिर उसमें 5 सब स्टेजेस होती है लॉन्गेस्ट फेज होने की वजह से। तो पहला स्टेज कौन है? लेप्टोटीन है। और नंबर 2 का स्टेज कौन है? जाइगोटीन है। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम होती है, जिस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। तो वहाँ पर क्रोमोजोम अभी एक एक स्ट्रैंड वाले नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही हम पैकेटिन स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पर ईच क्रोमोजोम जो एक्सप्रेस करता है वो 2 क्रोमेटिड्स को एक्सप्रेस करता है। तो इसका मतलब 4 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाएगी। 2 क्रोमोजोम, कैसे क्रोमोजोम? होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे के पास आ चुके थे पहले से पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम में, लेकिन यहाँ पर वो 4 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। तो दोनों क्रोमोजोम को कॉमनली कहते हैं बाइवैलेंट्स। दीज आर द होमोलोगस क्रोमोजोम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मियोसिस इसलिए डिफरेंट है, तो क्या आंसर होगा? बाइवैलेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 क्वेश्चन हमारा ये कहता है, 57 क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज, जो हमारी नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जियोकेमिकल साइकिल चल रहा है, तो उस बायोजियोकेमिकल का एक सेडिमेंट्री टाइप बताना आपको इनमें से। बेसिकली क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो एग्जिस्टिंग रॉक्स के वेदरिंग के दौरान बनता है। एग्जिस्टिंग जो रॉक है उसकी वेदरिंग के थ्रू बनता है, और उसको फॉलो करने वाले जो प्रोसेस है वो इरोजन ऑफ मिनरल्स है, ट्रांसपोर्ट है और डिपोजिशंस है। ये एक्चुअली क्या है? अर्थ का क्रस्ट है। तो इसमें कुछ साइकिल्स होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं बनाने के लिए सेडिमेंट्री साइकिल को, जैसे कि सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट बैठ रहा है वो क्या है? सल्फर साइकिल बैठ रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर साइकिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि सिनेप्सिस होता क्या है। जब 2 होमोलोगस क्रोमोजोम्स, एक मैटरनल दूसरा पैटर्नल, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों पेयरिंग करते हैं, तो इस दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स कॉल्ड एज साइनेप्सिस या सिनेप्सिस। और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इन विच स्टेज? जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस डिवीजन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा जाइगोटीन स्टेज। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं 59 क्वेश्चन की ओर। 59th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। अरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। लेकिन इसमें ये तो कैसा प्रोसेस है? ये तो एनएरोबिक प्रोसेस है, इसमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने का काम कर रहा है, वो तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? 0 आएगा आंसर भैया, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑप्शन डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन में ये है कि जो बेसिकली सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ पर और वहाँ से प्लांट्स उसको ट्रैप कर रहे हैं, तो जो एक्टिव फॉर्म है उस एनर्जी की प्रोड्यूसर के लिए जो फोटोसिंथेसिस में काम लाते हैं, तो एक्चुअली कितने % है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो
एनर्जी को ट्रैप कौन कर रहे हैं? ऑटोट्रोफ्स कर रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा कि जो एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ऑटोट्रोफ्स जो कैप्चर करते हैं वो अबाउट 0.1% ही कैप्चर कर पाते हैं। टोटल इनकमिंग सोलर एनर्जी जो होती है वो 11,08,872, मैंने क्या बोला है 11 लाख, तो 11,08,872 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर पर ईयर होती है। जो टोटल इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है वो 11,08,872 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर पर ईयर होती है, बट 11,08,761 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर रिमेन यूटिलाइज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर विद एन एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कैप्चर्ड, तो इतना एनर्जी कैप्चर किया गया केवल। तो ये उस टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा बैठा? 0.1% बैठा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? 0.1% आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 61 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। पेट्रो प्लांट्स को आप पेट्रोलियम प्लांट्स भी कह सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब प्लांट हैं जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इनकी इम्पोर्टेंस है। पेट्रोलियम या पेट्रो प्लांट्स को रिकॉग्नाइज फर्स्टली किसने किया था? तो मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने किया था। मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट वही है जिन्होंने कैल्विन साइकिल भी दिया है। तो इनसे हम जो आप देखते हैं पेट्रोल या डीजल की मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज़ में, तो प्लांट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है उस पर्पज़ के लिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट है, उन्हीं प्लांट्स को हम पेट्रो प्लांट्स या पेट्रोलियम प्लांट्स कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट है जैसे कि कैलोट्रोपिस, उसको हिंदी में मदार भी कहते हैं। कुछ लोग उसको आँख या आखा या आँखी भी कहते हैं। कैलोट्रोपिस एसएलपीडिएसी फैमिली का मेंबर है। एक प्लांट यूफोरबिया है, वो यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। जेट्रोपा, तो कुछ ऐसे प्लांट है जो पेट्रोलियम प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या कहता है? 62 क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज। कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म कैसा होता है, जिसको हिंदी में भ्रूणपोष कहते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है, देखिए आपने देखा होगा कि जब नारियल की बातें करते हैं, उसको तोड़ते हैं तो अंदर से एक लिक्विड मैटर भी निकलता है जो अनराइपेंड कोकोनट फ्रूट है, इसको हम ड्रूप फ्रूट भी कहते हैं। कोकोनट के फ्रूट को ड्रूप फ्रूट कहते हैं। इसमें ड्रूप उन्हें कहते हैं जिनका आउटर कोट इपिकार्प, मिडिल पार्ट मीजोकार्प और इनर मोस्ट स्टोनी पार्ट इज एंडोकार्प। तो ऐसे टाइप के फ्रूट को हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं। कोकोनट भी उसका एक एग्जाम्पल है। कोकोनट के अंदर जो अनराइपेंड कोकोनट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लिक्विड मिल्की कलर का वाटर निकलता है। उस वाटर को, उस मिल्की कलर के वाटर को भी हम एंडोस्पर्म कहते हैं। वो न्यूक्लियर फॉर्म वाला एंडोस्पर्म होता है। और जो उसके चारों ओर जो सॉलिड एडिबल पार्ट होता है वो भी एंडोस्पर्म है। तो उसमें सेलुलर फॉर्म की कैटेगरी है। तो यहाँ पर दोनों तरह का एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 62 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 62 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने इनका जिनकी नीड थी उनका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से इसको वीडियो को देखेंगे बार बार, ताकि आपके ये क्वेश्चन आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। और मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक बायोडेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 62 के बाद के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।